आइए आज के क्लास में हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे वो केमिस्ट्री से होगा और ख़ासकर पर्यावरण से होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का डायरेक्ट जो संबंध है वो पर्यावरण से है, क्योंकि इसके द्वारा हमें कई प्रकार की गैसें प्राप्त होती है जिनसे लाभ भी है और हानि भी है। तो उसी के विषय में बहुत सारा जो है क्वेश्चन होगा। तो पर्यावरण में गैसों का जो मंडल होता है वो वायुमंडल कहलाएगा। उसमें तरह तरह की गैसें होती है, तरह तरह की कणें होती हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से कौन रोकता है? तो वायुमंडल में एक गैस होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, वो है ओजोन गैस। इसको शॉर्टकट में O3 लिखते हैं। तो इसका एक लेयर होता है, तो ओजोन गैस का जो लेयर होता है, परत होता है, उसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं, यानी ओजोन मंडल कहते हैं। और यही गैस जो है सन से जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो हानिकारक होती है, जो कई तरह की रोग पैदा कर सकती है, पृथ्वी को जो है गर्म कर सकती है या तरह तरह के जीवों पर अपना जो है गलत असर डाल सकती है, तो उसको ये ओजोन गैस जो है ये रोकता है, उससे रिएक्शन करके रोक लेता है ये परत जो है। तो ये ओजोन गैस हो जाएगा और इससे ओजोन गैस का जो परत होता है उसको ओजोन मंडल कहेंगे। और आजकल इसमें छिद्र होता जा रहा है, तरह तरह के मानव के गलत प्रवृत्तियों के कारण तरह तरह के प्रदूषण हम लोग वायुमंडल में कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तरह तरह के प्रदूषक गैसें जो है ओजोन मंडल को क्षय करते जा रही है। CFC गैसें होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सब जो है ओजोन मंडल को नष्ट करते जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है और पृथ्वी का तापमान जो है असंतुलित हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जाहिर है जहाँ जल होगा वहाँ जल मंडल हो जाएगा, तो ये जल मंडल कहलाएगा। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रो से होता है जल, तो हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा। तो पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जल मंडल कहलाता है। उसके बाद है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लवण यानी नमक, ठीक है, NaCl जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, यह समुद्र के जल में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है? तो ये अपरदन कहलाता है। अंग्रेजी में इसको सॉइल इरोजन कहा जाता है, ठीक है। तो अपरदन कहा जाता है, यानी जब वायु बहता, तेज हवा का झोंका होता है, तो पृथ्वी का ऊपरी मिट्टी जो है वो उसके एयर के साथ साथ जो है उड़ जाती है। तो इस तरह से वहाँ का मिट्टी जो है, अगर उपजाऊ मिट्टी भी होता है तो वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो इसको इरोजन कहते हैं। ये कई तरह से हो सकता है, मिट्टी के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, या अन्य कटाव के द्वारा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? नियमित का मतलब रेगुलर होना, ठीक है। तो जब हम जल पीते हैं तो जल में ठंडक होती है, तो इसको पीते हैं इसलिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है बैलेंस रहे, तापमान क्या रहे? बैलेंस रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो शरीर का ताप कंट्रोल रहता है, नियमित रहता है। यही जल की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। या तरह तरह के जो हमारे अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है वो अनबैलेंस हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है शरीर का तापमान, इसका क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है जल के नियमित सेवन से। उसके बाद है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधों को उगाया जाता है क्या कहलाती है?
तो ये मिट्टी कहलाती है, सॉइल। ठीक है, ऊपरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद है किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है। तो आयन जो होता है उसी के द्वारा अगर ये आयन बढ़ जाता है जल में तो जल खारा होने लगता है, यानी नमकीन होने लगता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर अधिक बढ़ जाता है जल में तो जल खारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है। मुख्य प्रदूषक यानी जो प्रदूषण का काम करता है उसको प्रदूषक कहते हैं, यानी पॉल्यूटेंट। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। तो यह CO जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोला जाता है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा प्रदूषण आजकल इतना हम लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं और प्लास्टिक के बारे में बताया जाता है कि ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है, या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इसका यूज तो बढ़ रहा है लेकिन इसका नाश नहीं हो पाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जमीन पर हर जगह देखा जा रहा है, हर जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर तो और अधिक देखने को मिलता है ये प्लास्टिक की मात्रा। और ये कचरा जो है जल्दी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरे वैश्विक समस्या हो गया है। ये प्लास्टिक का जो कचरा है वो पूरे विश्व का समस्या हो गया। कैसे इसको डिकम्पोज किया जाए, अपघटित किया जाए, ये एक समस्या हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है। तो ये वायु प्रदूषक है। ठीक है, वायुमंडल में सीसा की मात्रा, लेड की मात्रा मिल जाती है जिसके कारण तरह तरह की बीमारी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। तो ताजमहल का जो रंग है वो उड़ता चला जा रहा है, यानी बदरूप होते जा रहा है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये एसिड हो जाता है ना। ये क्या करता है, तो वायुमंडल में मिलकर जल के साथ जब जल का वाष्पीकरण होता है तो उसके साथ साथ ये मिल जाता है। और बारिश जब होता है, जब इसका संघनन होता है जल का, तो उस समय ये बड़े बड़े बिल्डिंग पर या जो भी हम लोग इमारत खड़ा करते हैं उसके रंग को क्या कर देता है, उड़ा देता है रिएक्शन करके। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को सबसे अधिक खतरा है। उसके बाद है किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है। देखिए अम्ल वर्षा क्या है, तो वहीं जल के साथ अम्लों का मिल जाना और पृथ्वी पर आके तरह तरह के हमारे बिल्डिंगों को चाहे शरीर को क्षति पहुंचाना। इसलिए बारिश के समय में पहले हम लोग नहाया करते थे बारिश में, लेकिन आजकल बारिश के वजह से कई तरह का रोग भी होते जा रहा है। और धरती पर जब वो अम्ल पड़ता है तो जिस पर पड़ता है उससे रिएक्शन करने लगता है और हानि पहुंचाता है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का जो मिलना वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, यानी जल के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का मिल जाना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र से क्या होता है। ठीक है, तो जब ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणें क्या होंगी, डायरेक्ट आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये गिर रहा है और इसको रोकने के लिए कोई सतह ही नहीं हो तो ये डायरेक्ट क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो उसी तरह से ये लेयर में जब छिद्र होगा तो क्या होगा, तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट क्या होगी, धरती पर आ जाएंगी और इससे हानि धरती को होगा और जीवों को भी होगा। उसके बाद है वायुमंडल के सबसे निचले प्रक्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद है कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखती है।
तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी के कारण आजकल हर जगह ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव की समस्या बढ़ती जा रही है। अब थोड़ा सा हरित गृह प्रभाव के बारे में हम बता दें तो जिस तरह से हम एक शीशे के घर को बनाते हैं और शीशा का घर में क्या होता है, प्रकाश की किरण डायरेक्ट आ जाती है और अपने साथ साथ क्या लाती है, गर्मी लाती है, हीट लाती है। लेकिन फिर वो बाहर नहीं, मतलब जो हीट अंदर, हीट एनर्जी आ गए अंदर, वो जल्दी बाहर शीशे से नहीं निकल पाती है, जिसके कारण वो शीशे का घर काफी देर तक गर्म रहता है। वैसे ही समस्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी को ढक लेने से। पृथ्वी की पूरी जो है लेयर अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ढक जाएगा तो जो भी पराबैंगनी किरणें आएंगी वो अपने साथ एनर्जी लेकर आएंगी, हीट एनर्जी, और वो पृथ्वी की सतह को गर्म ज़्यादा देर तक रखती है, जिसके कारण हमें बहुत सारे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बीमारियां होती है, चर्म रोग ज़्यादा होता है ना, पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक समय तक रहता है, बेचैनी बढ़ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से हरित गृह प्रभाव का होना लाजिमी है, जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड रसायन शास्त्र का कुछ क्वेश्चन था, इस पर हमें गौर करना चाहिए और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी है और पूछेगा भी आगे, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि कॉपी पर आप लिखते हैं तो अधिकांशतः क्वेश्चन क्लियर होते जाता है। केवल वीडियो देखते रहिएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो आप इसको पॉज करके नोट भी करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। सबसे बेहतर तरीका होता है लिख कर याद करना, रटने से याद नहीं होता है, ज़्यादातर लिख कर याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।